हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपका बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी का जो अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो संभव है कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी आए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आज हम लोग समझेंगे कि क्या है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दें और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्षेत्र की विवेचना करें। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति है उसका परिभाषा को लिखना है, साथ ही तुलनात्मक राजनीति का प्रकृति को और उसके साथ उसके क्षेत्र का भी विवेचना करना है। ठीक है, तो इसका आंसर को जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर बोलचाल का भाषा में हम लोग समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को, कि एक ही देश से अगर दूसरे देश का जो राजनीति है उसका तुलना करना है, क्या बोलते हैं उसको? तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, मतलब एक से अधिक देश या राज्य की राजनीति को तुलना करना एक दूसरे के साथ, उसी को तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं। या फिर एक ही देश का अलग अलग समय पर क्या राजनीति रहा है उसकी तुलना को ही, उसमें जो अंतर हुआ या फिर जो समान चीज़ें हैं उसकी तुलना को ही क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। क्या है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। ठीक है, जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। वही बोला जा रहा है कि दो देशों का तुलना किया जाता है उसकी राजनीति का, और अगर उसके उसके बाद भी अगर एक ही देश का तुलना करना है तो एक ही देश का अलग अलग समय पर उसकी राजनीति का तुलना किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। ठीक है, तो इसी को राजनीतिक क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है। आगे समझेंगे इसको। आगे इसका परिभाषा दिया हुआ है, वो अर्थ था, इसको हम परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, लिखा है कि विद्वानों द्वारा तुलनात्मक राजनीति पर दिए गए कुछ परिभाषा निम्नलिखित थे। देखिए, हम लोग जो लिखते हैं अपने से वो परिभाषा हम लोग का खुद का बोलचाल का है। ठीक है, लेकिन जब तक आप किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ परिभाषा को नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर नहीं मानेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक द्वारा जो दिया हुआ है वो सब परिभाषा यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो ये 3 परिभाषा दिया हुआ उसको हम लोग एग्जाम में भी इसी तरह लिखेंगे, यहाँ भी समझेंगे और एग्जाम में भी 3 परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार। ठीक है, क्या? एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। ये किसका कहना है? एडवर्ड फ्रीमैन का। ठीक है, फिर इसी में अगला है रॉल्फ ब्रायबंटी के अनुसार। ठीक है, इनका क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसी में तीसरे वैज्ञानिक ने क्या कहा है? एस कार्टिस के शब्दों में लिखा है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख पाए 3 वैज्ञानिक द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा क्या है कि परिभाषा को दिया गया है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसका अर्थ और परिभाषा को लिखते हैं तो आपका 5 नंबर बन जाता है। उसके बाद आप कुछ भी लिखिए इससे रिलेटेड, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो समझते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति या स्वरूप। ठीक है, स्वरूप या प्रकृति दोनों एक ही है। तो जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्या प्रकृति है उसको समझेंगे। लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में राजनीतिक विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इसकी प्रकृति के संदर्भ में मुख्यतः 2 दृष्टिकोण पाए जाते हैं। ये जो तुलनात्मक राजनीति है
इसकी प्रकृति के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है कि जो राजनीतिक विद्वान है उनमें काफ़ी मतभेद है, ठीक है। इसकी प्रकृति के संदर्भ में मुख्यतः दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। दो दृष्टिकोण कौन कौन से? पहला है तुलनात्मक राजनीति का लंबवत, क्या बोल सकते हैं इसको, लंबात्मक प्रकृति या स्वरूप, ठीक है। ये लंबवत या लंबात्मक दोनों एक ही है, ठीक है। फिर दूसरा में लिखा है तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज प्रकृति या स्वरूप। एक दिया गया है लंबवत और दूसरा क्षैतिज, तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले दिया हुआ है पहला नंबर में तुलनात्मक राजनीति का लंबवत प्रकृति या स्वरूप, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका, उसको समझेंगे। लिखा है कि इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों का विश्लेषण एवं अध्ययन है। इसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की परस्पर तुलना को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लंबवत प्रकृति पर विश्वास रखने वाले विचारक हैं उनका क्या कहना है कि जो भी विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों का विश्लेषण एवं अध्ययन है, ठीक है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों परस्पर तुलना को महत्व दिया जाता है, किसमें, लंबवत प्रकृति में, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि इस दृष्टिकोण के आलोचकों का मत है कि यह दृष्टिकोण तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके जो आलोचक हैं, मतलब इसके बारे में जो आलोचना करते हैं कि ऐसा है वैसा, वो उनका क्या मत है, वो बोल रहे हैं कि जो उनके जो तर्क संगत है, बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है, ठीक है। जो राजनीतिक संस्था है उसी के अध्ययन पर बल दिया जाता है। उसके बाद लिखा है कि अतः इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए बोला जा रहा है, आलोचकों का कहना है कि सिर्फ इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की जो जटिलता है उसको नहीं समझा जा सकता, ठीक है। आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज प्रकृति। अब क्षैतिज प्रकृति क्या है उसको समझेंगे। लिखा है कि इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस धारणा के अनुसार तुलना दो प्रकार से हो सकती है। पहला क्या है, प्रथम, एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार के विभिन्न कालों के आधार पर तुलना, जो कि हमने सबसे पहले बात किया। तो जो क्षैतिज प्रकृति का बात हो रहा है उसमें एक प्रथम ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि द्वितीय, विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना हो सकती है। पहला क्या है कि एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार के विभिन्न कालों के आधार पर तुलना हो सकता है, और द्वितीय, विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना हो सकती है, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसी में आगे लिखा है कि समकालीन विश्व में राजनीति के अध्ययन में संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना पर बल दिया जाने लगा है। इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार की बारीकियों को समझा जा सकता है तथा कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या है कि जो समकालीन विश्व में राजनीति का अध्ययन संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना पर बल दिया जाने लगा है, ठीक है। जो आज का जो समय है अभी क्या है कि इसमें बल दिया जाने लगा है, ठीक है। तो जिससे क्या है कि इस पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार की बारीकियों को समझा जा सकता है तथा कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा है वैसे आपको भी 2 पॉइंट लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है उसको समझाते हैं। आगे देख लेते हैं। लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, ठीक है। अब तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है उसको समझेंगे। लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का सीमांकन अभी तक नहीं हो सका है। अभी तक जो इसका सीमांकन है नहीं हो सका है। यह एक ऐसा विषय है जो संक्रमण काल की अवस्था से गुजर रहा है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक विचारकों के बीच ममांतर पाया जाता है। क्या है कि जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक विचारकों के बीच मतांतर पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो मत है वो उसमें अंतर पाया जाता है, वही बोला जा रहा है। आगे लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वान अपने अध्ययन को लेकर राज्य एवं सरकार के ढांचे तक सीमित रखते थे। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विद्वानों के विचार में इसका विशेष क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो पहले से जो परंपरागत विद्वान है वो क्या करते थे, वो जो अध्ययन करते थे वो केवल राज्य एवं सरकार के ढांचे तक इसको सीमित रखते थे, ठीक है। लेकिन आज के जो आधुनिक विद्वान है उनका क्या है, उनका क्या विचार है कि इसका विशेष क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। इसी में आगे कि इसमें नए नए विषयों एवं पद्धतियों का समावेश लगातार होता जा रहा है। जीन ब्लांडेल ने इस मतभेद को 2 रूपों में व्यक्त किया है। किसने? जीन ब्लांडेल ने
इस मतभेद को दो रूपों में व्यक्त किया है। वो दो रूप क्या है आपका? पहला है प्रथम सीमा संबंधी विवाद और दूसरा है मानक एवं व्यवहार संबंधी विवाद। ठीक है, तो इसको इन दोनों को हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, आगे इसी के बारे में दिया हुआ है, समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला दिया हुआ है सीमा संबंधी विवाद। लिखा है कि इस संदर्भ में परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत केवल संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ये किसके अनुसार है? सीमा संबंधी विवाद पर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इस संदर्भ में जो परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिक है उनका कहना है कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अंतर्गत केवल संविधान द्वारा जो स्थापित संस्था है एवं जो संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार है उसी का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि इसके विपरीत व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को ही प्रमुख मानते हुए कहते हैं। अब जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उनका समर्थन करते हुए जो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को प्रमुख मानते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना है। क्या बोला जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का जो लक्ष्य है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर सामान्य निष्कर्ष को निकालना है। ठीक है, यही इसका मतलब बताया जा रहा है। आगे समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मानक एवं सीमा संबंधी विवाद। ठीक है, पहला पॉइंट हमने जाना, दूसरा पॉइंट जानेंगे। लिखा है कि मानक का अर्थ संविधान द्वारा निर्धारित नियमों से। मानक किसको बोलते हैं? कि जो संविधान द्वारा निर्धारित नियम है उसी को मानक कहा जाता है। ठीक है, तथा व्यवहार से तात्पर्य उनके वास्तविक कार्यकरण से। ठीक है, मानक किसको बोलते हैं? संविधान द्वारा निर्धारित नियम तथा व्यवहार से तात्पर्य उसके वास्तविक कार्य कारण से। ठीक है, उसी को मानक बोलते हैं। एक तरफ परंपरागत विचारक संवैधानिक मानकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक मानक की अपेक्षा वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारिक धरातल पर प्रायः देखा जाता है कि वास्तविक राजनीति व्यवहार संवैधानिक प्रावधानों से मेल नहीं खाते। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट हमने अभी पढ़ा उसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र सीमांकन के अभाव में बहुत ही विवादास्पद है। क्या बोला जा रहा है कि जो उपरोक्त हमने जो विवेचन किया उसके आधार पर जो तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है उसका सीमांकन के अभाव में बहुत ही विवादास्पद है। उसका अभी तक सीमा का पता नहीं चला कि कहाँ तक इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अभाव है इसी के कारण इसमें विवाद है। आगे लिखा है कि इनमें सबसे मूल समस्या यह है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या विषय शामिल किया जाए और क्या नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा समस्या है, मूल समस्या है तुलनात्मक राजनीति में ये है कि इसमें क्या क्या विषय को शामिल किया जाना चाहिए और क्या क्या विषय को नहीं किया जाना चाहिए। आगे लिखा है कि साधारणतः तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, दबाव समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका एवं विधायिका, निर्वाचन, लोक प्रशासन इत्यादि का विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संविधान, दबाव समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका, ये लोक प्रशासन आदि जो भी आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है। आगे जब हम क्वेश्चन को लाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो दोनों हम लोग बात किए जो सीमा संबंधी विवाद था उसके अर्थ का बात हुआ यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे इसके निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है। लिखा है कि उपरोक्त चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से हम देश विशेष की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। क्या है कि जो उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण से हम देश विशेष की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को समझने, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने तथा अनुभविक अध्ययनों के आधार पर सिद्धांत निर्माण, इसकी औचित्यता एवं प्रामाणिकता जांचने में सहायता मिलती है।
वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य में राजनीतिक व्यवस्था एवं व्यवहार के बारे में सामान्य नियमों का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, आगे के ताकि सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो ये आपका निष्कर्ष था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम बेहतर जा सके। ठीक है, सारा आपका जो भी सेमेस्टर का आपका चाहे जो विषय हो, सारा सेमेस्टर का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा। आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, सुनिए, समझिए और सेम इसी तरह एग्जाम में भी लिखिए, आपका बहुत ही बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।